सर, आप इतने सालों से कोटद्वार में आपने राजनीति करी, आप मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, हाल में नगर निगम भी आप ही के संबंधित रहा। और कोटद्वार की जो स्थितियां हैं और परिस्थितियां वर्तमान में हैं, या वर्तमान सरकार की जो कार्यनीतियां हैं, उनको किस रूप में देखते हैं? जैसे कि मालन पुल को टूटे हुए 6 महीने हो गए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, जो कि भाबर की लाइफलाइन कही जाती है। भाबर के लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज आपने आवंटित कराया था, लेकिन वो भूमि और आज उसकी स्थिति क्या है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मालन पुल 13 जुलाई को टूटा था और सरकार ने सिर्फ इस काम के लिए कि कौन एजेंसी या कौन विभाग इसका डीपीआर बनाएगी, उसी में 3 महीने का समय ले लिया। 3 महीने में ये तय नहीं कर पाई सरकार कि कौन सा विभाग और कौन सी एजेंसी इसकी डीपीआर तैयार करेगी। यानी अक्टूबर नवंबर में जाके ये तय किया गया कि ये बीएचयू बनारस इसका डीपीआर तैयार करेगी। तो जिस प्रदेश में सिर्फ इस निर्णय को लेने के लिए 3-3 महीने लग रहे हों, जबकि उसको फौरी तौर पर और तात्कालिक प्रभाव से उस काम को किया जाना चाहिए था, और एक बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र जो उससे वंचित रह गया, उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ना चाहिए था। उसी पे अगर इतनी लापरवाही की गई तो स्वाभाविक रूप से आप सरकार की स्थिति तो स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर चल रही है। अभी जो डीपीआर बनाई जा रही है, जैसे कि बताया जा रहा है कि उसमें पिलर तैयार किए जाएंगे और 28 करोड़ रुपए का उसका बजट करीब करीब उन्होंने बताया है, जबकि वो पुल 13 करोड़ में हम लोगों ने स्वीकृत करवाया था। पैसा कांग्रेस सरकार ने दिलाया और काम भले ही दूसरी सरकार जब आई तो उस पर हुआ, लेकिन प्रचार और प्रसारित इस ढंग से किया जा रहा है कि जैसे कि उन्हीं ने ये स्वीकृति की हो, जबकि पैसा स्वीकृत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब पैसा स्वीकृत हो जाता है तभी जो है काम हुआ करते हैं, वरना हो नहीं सकते। तो ये दुर्भाग्य है, और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के अंदर भी अब जो मैं समझता हूँ कि एक अधिकार प्राप्ति की एक जुनून होना चाहिए, वो नज़र नहीं आता है। पहले भी यही क्षेत्र था कि जहाँ पर पहले पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, वहीं के लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया। पहली बार सड़क पर उतरकर उन्हीं लोगों के द्वारा, यानी जो लछमपुर न्याय पंचायत है, जिसमें झंडी चौड़ भी आता है, श्रीगड्डी आता है, कलाल घाटी आता है, उन लोगों ने इस पर पार्टी को किया था और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए वो सड़कों पर उतरे थे और उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो अभी पूर्व सैनिकों ने भले ही कुछ कार्यक्रम किया, लेकिन वो भी काफ़ी देर बाद किया गया। हम लोगों ने कोशिश की और मुख्यमंत्री से वार्ता भी की, मुख्यमंत्री को लिखा भी, लेकिन उनका स्वाभाविक रूप से ये भी एक इंडिकेशन था कि भाई आप तो बोल रहे हो, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोल रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अगर जागरूक हो, अपनी क्षेत्र की जनता के प्रभाव करता हो, तो स्वाभाविक रूप से उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और काम भी त्वरित प्रभाव से होते हैं। कॉलेज बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। वो अकेले कोटद्वार के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड के लिए था, कि जिस ढंग से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ी कमी है, या लचर व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा सुविधा चल रही है, उसके लिए ज़रूरी था कि यहाँ पर जो है कुछ मेडिकल कॉलेज अतिरिक्त बनाए जाते, ताकि यहाँ पर लोगों की सेवा बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती थी, और डॉक्टर्स को भी यहाँ पर तैयार किया जाता, लोगों को रोज़गार भी दिया जाता। तो हम लोगों ने उसको 15-16 में यहाँ पर इसको स्वीकृत किया गया। 192 बीघा ज़मीन उपलब्ध करवाई गई। 125 बीघा ज़रूरत होती है एक मेडिकल कॉलेज को बनाने में, लेकिन उसमें हम लोगों ने और एक काम के लिए भी उसको स्वीकृत करवाया था। उस पर काम प्रारंभ हो गया, पैसा स्वीकृत हो गया, चारदीवारी हो गई, ट्यूबवेल बन गया, लेकिन उसकी हालत क्या है कि आपने देखा होगा कि अभी सेक्रेटरी हेल्थ को यहाँ पर आना पड़ा, और उन्होंने स्वीकारा कि जिस ढंग से उस भूमि को बर्बाद किया गया, और उनके मुँह से जो कुछ भी लिखा गया, जो रिपोर्ट उन्होंने शासन को यानी चीफ मिनिस्टर या
स्वास्थ्य विभाग को सौंपी या जिलाधिकारी को कुछ निर्देश दिए थे, तो वो स्पष्ट करता है कि वहाँ पर भी बहुत बड़ी अवहेलना हुई है कोटद्वार की, कि बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उसका होता, और वहाँ पर 5-7 हज़ार लोगों को रोजगार मिलने की गारंटी थी, जो मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार ने खो दी। इसके साथ ही आपका जो सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा था वो ये था कि यहाँ से जब तक हम लोग लगातार अगर बाहर जाएंगे अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तो कितना भार जो है आम आदमी के जेब पर पड़ता है, इसकी कल्पना करना। बहुत सारे लोग जो जा ही नहीं पाते, वैसे ही भगवान भरोसे जो है ऊपर चले जाते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इसको स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी, और 4-5 साल में इसको बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। आज 7 साल हो गए, लेकिन कभी आपने किसी के मुंह से मेडिकल कॉलेज को बनाने की दिशा में प्रक्रिया के लिए बारे में सुना नहीं होगा। जब आपका हरिद्वार में राज्य सरकार इसको बनवा रही है, अल्मोड़ा में राज्य सरकार बनवा रही है मेडिकल कॉलेज को, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है राज्य सरकार के द्वारा बन रहा है, दून मेडिकल कॉलेज जो है राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया। आखिर कोटद्वार जिसके लिए ऑलरेडी जो है शासन ने धन उपलब्ध करा दिया था, यानी कि अगर इनिशियल स्टेज पे पैसा उसके राज्य सरकार ने दे दिया तो बाकी का धन भी जो है राज्य सरकार ही देती। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पैरवी में कमी है, और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के वजह से जो अधिकारी घुमा रहा है, जो ऊपर लेवल पे कोटद्वार की उपेक्षा करना चाहते हैं, उसको और बल देते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि जनता की आवाज़ उठाएं और जनता के साथ मिलकर अपनी बातों को रखें, और अगर जनप्रति कमज़ोर है तो स्वाभाविक रूप से कमजोरी तो नज़र आएगी है। जी, आप कोटद्वार के विकास पुरुष कहे जाते हैं और लोकप्रिय भी हैं, और आज आपदा से पीड़ित कई परिवार टेंट में रहने पर मजबूर है। क्या कहेंगे वर्तमान सरकार की? देखिए, उस समय मैं आपको बताऊं, मैं छोटे से एक हालिया घटना बताना चाहता हूं। मैं इत्तेफाक से दिल्ली में गया हुआ था, और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी इत्तेफाक से दिल्ली में थे। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई आज यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तो मैंने वही नीचे रिसेप्शन में बोला, यार जैसे आएंगे तो कहना सुरेंद्र सिंह ने कि 203 कमरे में है और थोड़ा मिलना चाहते हैं, कर्टसी, कोई ऐसा नहीं है कि वैसे ही। तो वो आपदा होकर निकल जाने की बात है। आपदा में मैंने सब जगह कोशिश की और प्रत्येक बिंदु को मुख्यमंत्री को भेजा था कि यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई ऐसी हो सकती है, इसको ऐसे किया जा सकता है, वैकल्पिक मार्ग को भी मैंने सुझाया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो इत्तेफाक से मेरी मुलाकात उनसे हो गई। मैंने उनसे 2-3 बातें की कि पहली बात तो मैंने कहा आप कोटद्वार आए और आपने सिर्फ 2 पुल देखे, एक खो नदी का पुल जिसकी अप्रोच धंस गई थी, जो बंद पड़ा था, और दूसरा जो मालन का जो पिलर ढह जाने की वजह से यातायात बंद हो गया था, उस पर आप गए। बाकी क्षेत्र में जहाँ नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, जहाँ पर आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया, लोगों के घरों के अंदर 2 से लेकर 3 फुट पानी भर गया, मलबा भर गया, उनके भांडे बर्तन सब बह गए, सब लत्ते कपड़े जिसको हम कहते हैं वो सारे बर्बाद हो गए। उन क्षेत्रों का दौरा तो आपने किया ही नहीं। हमने कहा कि वहीं सोच था, यहाँ पे आपका कौड़िया था, यहाँ पे कुष्ठ आश्रम जहाँ पर है, बेहड़ा सोत है, काशीरामपुर है, उधर नीचे आपका सने है, उधर झंडी चौड़ है, नंदपुर है। इन क्षेत्रों का दौरा आपने नहीं किया, जिससे लोगों में ये लगा कि सिर्फ आप जो है पुल देखने के लिए आए। एक प्रॉपर्टी टूटी है स्वाभाविक रूप से, लेकिन जो सीधे अफेक्टेड हुए उन तक आपको जाना चाहिए थे। कुछ लोगों को जो है अपनी जान को भी गंवाना पड़ा। उन लोगों के अगर पास जाते तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों को ढांढस मिलता, और आप स्थिति को देखते हुए उनके प्रति कुछ संवेदनशील होते हुए उनको आर्थिक सहायता भी देते। तो उन्होंने कहा क्योंकि मुझे नहीं बताया गया कि क्या क्या यहाँ पे नुकसान हुए। अब ये भी इंडिकेट इनडायरेक्टली उन्होंने किसकी ओर किया होगा, ये तो आप स्वयं जानते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री आता तो किसी न किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से उसको बताया जाता है कि यहाँ पर ये समस्या है। खैर चलिए, देखिए हम लोगों ने वहाँ पर कहा कि आपको पहले तो जो लोगों के घर बहे बेहड़ा सोत में,
जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ है गेवई सोद में, कौड़िया में, इधर पूरे भाबर क्षेत्र में, जो इसको भाबर पहले कहते थे अब नगर निगम हो गया, उन क्षेत्रों के कंपेंसेशन तो जरूर देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भेजा। वो तो एक वैसी राशि होती है जो सभी को दी जाती है, लेकिन जब मकान किसी का बहता है, टूटता है, तो उसके लिए अलग से फंड दिया जाता है और आपदा मद में उसको पैसा दिया जाना चाहिए, जो कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक दिया जाता है। लेकिन आपदा मद से किसी भी व्यक्ति को कोई राहत नहीं दी गई अभी तक। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उस समय बोर्ड चल रहा था, यानी नगर निगम बोर्ड चल रहा था, और बोर्ड ने भी एक प्रस्ताव पारित करवाया था हम लोगों ने कि भाई इन लोगों को जमीन देकर कहीं बसाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इनके तो सभी कुछ जो है खो नदी में चला गया, जो आपके मालना नदी में बह गया, तेली सोद में बह गया। तो इनको रिहेबिलिटेशन के लिए और कहीं बसाने के लिए इनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने हामी भी भरी थी, लेकिन उसके बाद फिर बात आई गई होगी, स्थिति जस की तस बनी हुई है। मालना नदी का वैकल्पिक मार्ग, मैंने उनसे कहा था कि वहाँ पर RBI 81 से उस रोड को आप पक्का कर दीजिए। वो जो है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको अनुमति देता है, यानी फॉरेस्ट अनुमति देता है कि भाई आप RBI 81 से बना लो। मैंने DFO से भी बात की और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात की, और ये भी कहा उनको कि भाई यहाँ पर कुछ ज़मीन ऐसी है जो फॉरेस्ट से दूर है, यानी फॉरेस्ट की नहीं है, समझे, वहाँ तो आप कुछ करो। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि ठीक से पैरवी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो बहुत बड़ी आपदा इस समय कोटद्वार में आई और बहुत भारी नुकसान लोगों का हुआ है, जान माल का नुकसान भी हुआ है, लेकिन कोई राहत अभी तक नज़र नहीं आ रही है। तो ये स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधि और सरकार का काम है, और उनको सोचना चाहिए कि हम जिन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जिन लोगों के लिए बने हैं, तो उनको तो राहत दी जानी चाहिए। जी, एक सवाल अभी अभी मेरे जहन में आया कि झंडी चौड़ में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था, लेकिन वर्तमान विधायिका ने जो है उसे वहाँ से हटा करके और किशनपुरी में जो है स्थापित कर दिया है। मतलब उसका अभी काम होना बाकी है, लेकिन फिलहाल ये सुनने में आ रहा है कि किशनपुरी इंटर कॉलेज में ही उसका जो है उसको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। क्या कहेंगे कि झंडी चौड़ की उपेक्षा की गई? देखिए, ऐसा है कि केंद्रीय विद्यालय, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको खराब लगेगा, वर्तमान सरकार के या जो नुमाइंदे हैं उनको भी खराब लगेगा। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है यहाँ की स्वीकृति कराने में। अगर आपको स्मरण होगा कि बहुत पहले जब अर्जुन सिंह जी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे, तब हम लोग उनको मिले थे और मोतीलाल वोरा जी को साथ लेकर हम लोग गए थे। कुछ पूर्व सैनिक हमारे साथ थे, और इत्तेफाक से उसी बीच में मोतीलाल वोरा जी उन दिनों गवर्नर हुआ करते थे यूपी के, और वो कोटद्वार उनका आगमन हुआ था, और हम लोगों ने झंडा चौक में एक उनका सम्मान भी किया था, और उस दिन भी कमिटमेंट करवाया था कि साहब इसको जो केंद्रीय विद्यालय वह स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। और जब हम अर्जुन सिंह जी से मिले थे तब उन्होंने कहा था कि हम इसकी स्वीकृति प्रदान करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको आपको करना होगा, यानी कि ज़मीन को उपलब्ध कराना होगा, और कुछ स्वीकृतियाँ अपने हिसाब जो परफॉर्मा होता है उसको भरकर भेजना होगा। हम लोगों ने वो भेजा। उस बीच में फिर सरकार जो है उस समय खंडूड़ी चीफ मिनिस्टर हो गए, और वो परफॉर्मा हमने वहाँ पर भेजा। आज भी मेरे पास वो पत्र है। तो सैद्धांतिक स्वीकृति थी। सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद जब ये हो गया कि भाई यहाँ खुलना है, तो उन्होंने उस प्रक्रिया को लेना प्रारंभ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से शायद खंडूड़ी जी का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। अगर उसको हो पाया तो उसके बाद सरकार हमारी आ गई कुछ दिन सालों के बाद। हमने फिर उसकी पैरवी की। पैरवी करने के बाद ये फाइनल हुआ कि आपको ज़मीन देनी है। हमने 2 ज़मीनें उस पर चयन करते हुए बताई कि एक तो जो है झंडी चौड़ में ज़मीन उपलब्ध है, और दूसरी ज़मीन फ्लश डोर फैक्ट्री हुआ करती थी कभी, वहाँ पर जो है 5 एकड़ ज़मीन जो उपलब्ध है वो है। कभी कभी क्या होता है कि जो एजेंसीज होती हैं जो काम करती हैं, या केंद्रीय विद्यालय जिनको बनाना था या जो सर्वे के लिए आते हैं, वो कहते साहब ये ज़मीन उपयुक्त नहीं है, ज़मीन उपयुक्त नहीं है। तो उस समय से ये कार्रवाई चल रही थी, और फाइनली ये हुआ कि इसको झंडी चौड़ में स्थापित कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन और
ज़्यादा अधिक थी। अब पहले लगातार ये होता रहा कि वहीं स्वीकृत किया जाएगा। अब बीच में पता चला उसमें डिस्प्यूट है, सरकार के लिए कोई डिस्प्यूट नहीं है। आपने देखा होगा कि नजीबाबाद में एक बहुत बारीक सड़क जाती थी जो हरिद्वार के लिए जाती थी, कभी याद होगा आपको मेरे उससे, तो सरकार ने जब चाहा तो उसको खोल दी। चक्रोता रोड बिल्कुल नेक, बोटल नेक की तरह था, उस पर जब उन्होंने कहा इसको चौड़ा होना है तो चौड़ी कर दी। तो वहाँ पर कोई इलीगल कोई ऐसा हो सकता है, किसी के नाम हो या किसी कोई उसमें बस गया हो, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। सरकार को पूरा हक होता है किसी भी ज़मीन को अधिग्रहण करने का, लेकिन सरकार ने वो कार्रवाई नहीं की। और वो इसलिए नहीं की होगी, किस लिए नहीं की, या तो झंझोड़ की उपेक्षा करना उनका लक्ष्य था, या फिर पैरवी करना उनको नहीं आता था, या वो कुछ मेहनत नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से शायद उसको अब जो कॉलेज है फिलहाल उसमें चलाए जाने की बात की जा रही है। अल्टीमेटली बनना उसको कहीं और है, लेकिन टेम्परेरी फेज पे हो अगर वहाँ पर भी लिया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आने वाले समय में उसका जो भूमि के लिए, जो वहाँ पे भवन के कंस्ट्रक्शन के लिए जो ज़मीन ली जानी है या पैसा दिया जाना, वो नहीं मिलेगा। आप टेम्परेरी तो कहीं पर भी खोल सकते हो, लेकिन उसका टेम्परेरी बनाने का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यह है जो करोड़ों रुपए उसकी बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए आवश्यकता है, जिसको केंद्र सरकार ने देना है, तो उस पैसे का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते और उस पैसे को कम से कम वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स देखने को आपको मिलेंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने अगर पॉलिटेक्निक स्वीकृत किया था हल्दो खाता में, हमने करीब 6 महीने के अंदर ज़मीन तो उपलब्ध करवा दी। 6 महीने के लिए वहीं पर जो है कुछ कमरे खाली थे, वहाँ पर शुरू किया, लेकिन 6 महीने 4-5 महीने में ही हम लोगों ने वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब प्रश्न है कि शिफ्ट आपने थोड़ी देर के लिए किया, क्या परमानेंट स्ट्रक्चर आप वहीं बनाओगे, जहाँ पर कि भव्य एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के हमारा सपना भी था और जिसकी कार्य योजना चल भी रही थी। आपको याद होगा तो कर्ण घाटी में जहाँ पर किशनपुरी में इसको बनाने की बात चल रही, वहाँ पे हमने पूरी बिल्डिंग यानी पूरे इंटर कॉलेज की नई बिल्डिंग बनकर हम लोगों ने बनाकर तैयार कर ली थी। वो बात दूसरी है कि सरकार बदल गई, उनका फिनिशिंग करने में 5-6 साल लग गए, और जो पुराना भवन वहाँ पर पड़ा था उसको हटाकर वहाँ पर एक स्टेडियम बनाए जाने की हमारी कोशिश थी, क्योंकि ये आवश्यकता है, बच्चों को खेलने के लिए स्थान होना चाहिए। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं हमारे जो आगे बढ़ने में अपने को कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए था। लेकिन अब सरकार की हिला हुलाई है, उनका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आता है, और किसी भी व्यक्ति का मुझे लगता नहीं कि ये तो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है कि जैसे फाइल लग गई, एक बार शुरू हो गई तो फाइल शुरू होती है तो वो अंजाम तक जाने का उसका लक्ष्य होता है। तो दुर्भाग्य है ये भी कि इसमें भी लगातार कोर्टदार की उपेक्षा की जा रही है। जी बिल्कुल, नगर निगम का चुनाव नज़दीक है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, 27 में विधानसभा का चुनाव है। आपकी जनता जो आपको चाहती है, आपके 28,000-30,000 लोग इस उम्मीद में है कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी किस जगह पर जो है कि तैयारियां शुरू कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि चुनाव की प्रक्रिया तो फिलहाल पार्लियामेंट की वजह से सभी कुछ रुकी हुई है, चाहे वो नगर निकाय की हो, नगर पालिकाओं की हो, या नगर क्षेत्र की हो, या नगर निगम की हो। तो इसको जानबूझकर इसको टाला गया है, क्योंकि सरकार ने सोचा होगा कि कहीं अगर नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे, स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, प्रतिकूल रिजल्ट होगा तो कहीं पार्लियामेंट पे तो असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्रक्रिया भी गलत है। मैं समझता हूँ इस ढंग से अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए कुछ जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनको अगर दरकिनार आप करते चले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है कि सरकार ही संविधान का पालन नहीं कर रहा है। तो आम आदमी से कैसी अपेक्षा की जाती है, पहला प्रश्न तो यही है। दूसरा ये है कि अब क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव पहले है, फिर जो है नगर निगम, नगर निकाय और
पंचायतों के चुनाव होंगे। 2027 बहुत दूर है अभी, और जो स्थिति वर्तमान में चल रही है, क्योंकि वोट तो किसी व्यक्ति के नाम से मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम से दिया जा रहा है कि हम तो उनको वोट दे रहे हैं। स्थिति 7 साल हो गए बीजेपी सरकार को, 7 साल में कोटद्वार में कोई नया कार्य तो हुआ नहीं। जो पुराने स्वीकृत कार्य थे उन्हीं को रोक दिया गया है। टाइगर सफारी जहां 5-7 हज़ार लोगों को रोजगार मिलना था, कर्णाश्रम को भव्य पर्यटक स्थल बनना था, 22 करोड़ रुपए स्वीकृत था, सरकार ने 20 करोड़ रुपए वापस मंगा दिया। तो ऐसी स्थिति में जनता भी ये महसूस करने लगी है कि भाई शायद आवश्यकता नहीं है कुछ यहाँ पर करवाने की। तो देखते हैं, हम लोग तो अपनी समाज सेवा में लगे हैं और जो भी आता है उसकी सेवा करने का प्रयास करते हैं।